जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज जो पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी के पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको ज्योग्राफी उसमें पूछता ही पूछता है। ये लगी आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी पूछेगा। एसएससी, रेलवे का हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके पीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं, पीसीएस के जितना भी स्टूडेंट है जब तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो आपको ज्योग्राफी पर कमांड होनी ज़रूरी है। ज्योग्राफी और इसके साथ साथ हिस्ट्री दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा होता है। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होती है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन अच्छा खासा होता है। सबसे ज़्यादा अगर होता है तो वो हिस्ट्री से होती है क्वेश्चन। तो इसी से देखते हुए मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को क्लास ले रहा हूँ रेगुलर इसी चैनल के माध्यम से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बस आज जो पढ़ेंगे, जो खगोल विज्ञान पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे? खगोल विज्ञान पढ़ेंगे। खगोल विज्ञान स्टार दे करके लिखिएगा, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान क्या पढ़ेंगे आज? खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान अगर कहते किसको है तो खगोल विज्ञान जो होती है, जो पृथ्वी से ऊपर की जितने भी वस्तुएं हैं, वस्तुएं कह सकते हैं या पिंड कह सकते हैं या आकाशीय पिंड कह सकते हैं, सभी बात एक ही है। तो जितने भी आकाशीय पिंड दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को विज्ञान कहते हैं, तो इसीलिए खगोल विज्ञान कहते हैं। तो इसे ब्रह्मांड सबसे पहले देखेंगे। ब्रह्मांड क्या होती है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या चीज कही जाती है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन के एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या चीज कही जाती है? तो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी के हिंदी में खगोलिकी कही जाती है। क्या चीज? खगोलिकी। खगोलिकी हिंदी में कही जाती है किसको? एस्ट्रोनॉमी को। ब्रह्मांड कहते किसे हैं ये भी जरूरी है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड किसको कहते हैं इसके बारे में बहुत ही जरूरी है, जो क्या चीज को ब्रह्मांड कहते हैं। तो आकाश में जितने भी दिखाई देने वाली पिंडों है उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। आकाश में जितने भी अदृश्य आकाशीय पिंड दिखाई देती है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो आकाश में जितने भी दिखाई देने वाली आकाशीय पिंड है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जो है जो धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है, अभी भी ब्रह्मांड विस्तारित होता है। अब ब्रह्मांड में सर्वाधिक किसी भी चीज पाई जाती है तो तारों की संख्या पाई जाती है। क्या चीज? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या चीज पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या चीज पाई जाती है मेरे भाई? तो तारों की संख्या पाई जाती है। तारों की संख्या पाई जाती है। संख्या पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक किसी चीज पाई जाती है तो तारों की संख्या पाई जाती है। तो आप देखेंगे तारा किसे कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? इसको मैं स्क्रॉल करता हूं। तारा किसको कहते हैं? जरा मैं इसको पेन को मैं चेंज कर लेता हूं। पेन को। तारा किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश दोनों हो उसे हम तारा कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? लिखिएगा यहाँ, तारा किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं?
वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों हो, उसे तारा कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? उसे तारा कहते हैं। तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारा बनने से पहले वो क्या चीज बना होता है? तो एक विरल होता है, विरल अवस्था में गैस के रूप में होता है। तो मैं समझाने के प्रयत्न करता हूँ। एक नेबुला होता है, उसके बाद में नेबुला जो होता है उसे निहारिका बोली जाती है। तो सब तारा बनने से पहले 2 स्टेप आती है, आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा हो गया विरल गैस। क्या हो गया? ये विरल गैस है। सेम चीज यहां भी बनने का प्रयत्न करेगा। ये क्या है हमारा? तो ये हमारा नेबुला है, नेबुला, जिसे हम निहारिका बोलते हैं। निहारिका, क्या जी बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। इसके साथ ये जो बनेगा, जो तारा बनता है, ये क्या होता है? ये प्यारे सा हमारा तारा है। ये हमारा क्या है? तारा है। तारा भी जो होती है, जो इसका तारा के जो होती है, जिस संस्थान ये होती है, इसके साथ साथ ये तरल अवस्था में पाई जाती है, जिसे हम प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था भी इसको हम कह सकते हैं। जो एक द्रव अवस्था समझो, ये द्रव अवस्था में होती है, इसी को प्लाज्मा कही जाती है। जब तारा का निर्माण होती है, तो तारा के निर्माण के आगे जो जाएंगे तो लाल दानव की निर्माण होती है। क्या चीज का? लाल दानव की निर्माण होगी, लाल दानव की निर्माण होगी। लाल दानव से भी जो एक होती है, जो छोटा तारा बनता है, एक बड़ा तारा के रूप में आती है। तो जिसे श्वेत वामन और बड़ा तारा को ही एक तरफ से श्वेत वामन होती है, एक तरफ से बड़ा तारा होती है, जिसमें कि न्यूट्रॉन और ब्लैक होल होती है। जो ब्लैक होल होती है, एक समझो जे दानव होता है, लाल दानव ही होती है। तो छोटा सा डायग्राम बना के मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ऊपर में अगर ले जाएंगे तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये श्वेत वामन, श्वेत वामन हो गया, ये श्वेत वामन हो गया। यहाँ पे जब जाएंगे तो ये लाल या लाल वामन, ये लाल वामन हो गया। दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके साथ साथ ये लाल दानव जो है, इसी को लाल दानव है, इसको बाद में इसी में एक 12 तारा आता है। ये 12 है, 12 जो होती है, इसमें एक 12 तारा होती है। क्या चीज होती है? 12 तारा होती है। 12 तारा से ही न्यूट्रॉन बनता है। क्या चीज बनता है? न्यूट्रॉन होती है, एक न्यूट्रॉन होती है। क्या होती है? न्यूट्रॉन होती है, जिसे कि पल्सर आ क्वेसर दोनों बोली जाती है न्यूट्रॉन में। पल्सर क्वेसर, क्वेसर दोनों बोली जाती है। इससे ही आगे जब बढ़ेगी तो इससे होती है, क्या चीज होती है? तो BLAC के ब्लैक, HOLE ब्लैक होल होती है। क्या चीज होती है? ये इसमें ब्लैक होल होती है। इसे सभी के बारे में अभी डिटेल से अभी इसमें हम पूरा चर्चा करता हूँ, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम तारा तक पढ़े हैं, जिसमें कि तारा में बनने से पहले हमको विरल गैस की गोला होती है। क्या चीज होती है? विरल गैस की गोला। जब विरल गैस की गोला केंद्रित होकर पास आ जाती है तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें हम निहारिका बोलते हैं। जो अभी जस्ट बताए थे, जो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें निहारिका या नेबुला, नेबुला या निहारिका बोलते हैं इसे, निहारिका, ठीक ना। ये हमारा क्या है? तो ये विरल गैस है। क्या है?
विरल गैस है, ये हमारा विरल गैस है, ये हमारा नेबुला है। आगे जाकर के इसमें तारा का निर्माण हो जाएगा। क्या चीज? इससे ही आगे जाके ये तारा का निर्माण होगा। जब इसमें नेबुला से संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो ये तारा का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप लेता है? ये तारा। नेबुला से ये दहन की प्रक्रिया ले लेती है, तो इसी से हमारा क्या चीज होता है? तो तारा का निर्माण होती है। इसके आगे जैसे मैं तारा के बारे में पढ़ना चाहूंगा, तो तारा में क्या चीज होता है? तो हाइड्रोजन का संलयन होता है। हाइड्रोजन का संलयन He में होते रहता है तथा तारे जो होती है, जो तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों की संलयन होते रहता है। संलयन जो होती है, जो किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा अवस्था में होती रहती है। इसके साथ साथ तारों का रंग इसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, कितना ताप है। तारा का रंग जो होती है ये 3 तरह का होती है, और इसमें जो रंग है जो इसी पे निर्भर करता है। तो तारा का जो रंग होती है, आप स्टार देकर लिखिएगा। तारा के रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारा का रंग है जो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या क्या चीज होता है? एक लाल रंग होती है, एक लाल रंग होती है, दूसरी होती है एक लाल होती है, एक सफेद या सफेद, एक सफेद होती है, एक नीला रंग होती है। ये 3 रंग होती है, तीनों के ताप के ऊपर डिपेंडेबल होती है। ये जो होती है लाल रंग होती है, जो निम्न ताप पर होती है। क्या चीज पर होती है? ये निम्न ताप पर होती है। निम्न ताप पर, जिसमें कि 6000 डिग्री तापमान या सेल्सियस होती है, तापमान पे ये होती है। ये जो होती है जो लगभग मध्य ताप पर होती है, मध्य ताप पर होती है। एक नीला होती है जो उच्च ताप पर होती है। क्या चीज पर होती है? ये उच्च ताप पर होती है। आप लोग तो पढ़ते होंगे जो एक ही रकम का होता है तारा, लेकिन नहीं, बिल्कुल 3 रकम का तारा होते हैं। 3 रकम के कौन होते हैं? लाल रंग का होती है, सफेद रंग का होती है, नीला रंग का होती है। लाल रंग का तारा किसे कहते हैं? तो निम्न ताप पर जो दिखाई देते हैं तो उसे हम लाल तारा कहते हैं, और मध्य ताप पर जो होती है उसे हम सफेद तारा कहते हैं, और नीला रंग पे होती है उसे हम उच्च ताप पर होती है या उच्च ताप पर देखी जाती है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या चीज पर? प्रारंभिक द्रव्यमान पर। तारों का भविष्य से उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करती है। उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर ये बिल्कुल निर्भर करती है। इसमें भी होती है लाल दानव, एक होती है। इसमें क्या होती है? एक लाल दानव होती है, एक श्वेत वामन के तौर पे आती है, काला वामन होती है, बहुत सारा इसमें आते हैं केस है जो उसको आज ही मैं पढ़ूंगा, और इसको आप गौर से देखिएगा। तो इसमें थोड़ा सा नहीं जो देखने का बात है, जो लाल दानव के बारे में देखते हैं। जब सूर्य, ध्यान रखिएगा, जब तारा सूर्य या का ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेती है, और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है, जो अभी जस्ट मैं पहले बताया हूं। तो इसका मैं हाइलाइटर को चेंज कर रहा हूं।
आपको मैं यहाँ पे लिखवाने का प्रयत्न करता हूँ लाल दानव। लाल दानव कहते किसको है? जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त कर देते हैं या समाप्त होने लगता है, जब तारा सूर्य के ईंधन समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं या समाप्त हो जाते हैं या समाप्त होने लगते हैं, दोनों एक ही बात है, तो वह लाल दानव के रूप ले लेता है। तो वह लाल दानव के रूप ले लेते हैं। तो वह लाल दानव के रूप ले लेते हैं। इसके साथ साथ लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा होती है। क्या चीज होती है? लाल दानव का आकार जो होती है, जो बहुत ही बड़ा होती है। तो लाल दानव का आकार कैसा होती है? लाल दानव बहुत ही बड़ा होती है। लाल दानव के आकार बहुत ही बड़ी होती है। इसमें भी 2-3 केसें आती है, जिसमें कि 2 केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 2 केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक केस के ऊपर चलती है, लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से छोटा है, वह श्वेत बावन बनेगा। इसमें भी 2 आती है, जो लाल दानव के रूप में एक श्वेत बावन आती है, एक श्वेत बावन के साथ साथ लाल काला बावन या उसी को ब्लैक ड्राफ्ट बोली जाती है। तो ये आज देखूंगा। केस 1 आप लिखिएगा, जरा इसको मैं हाइलाइटर चेंज कर देता हूँ। केस 1, केस 1 में है, एक बात इसमें कंफर्म होनी चाहिए, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो तो वह श्वेत बावन होता है, और यही 1.44 गुना से बड़ा हो तो उसी को हम लाल दानव में काला बावन के रूप में हम पढ़ेंगे। तो केस 1 को मैं लिखने का प्रयत्न करता हूँ। केस 1 को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हो, 1.44 गुना छोटा होता है तो उसे हम श्वेत बावन कहते हैं। तो वह श्वेत बावन कहलाता है। श्वेत बावन किसे कहते हैं? यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना छोटा होती है तो उसे हम श्वेत बावन कहते हैं। इसके साथ साथ एक और होती है श्वेत बावन में, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बावन को यानी कि WHI व्हाइट ड्वार्फ को क्या चीज बोली जाती है? श्वेत बावन जो होती है, जो जीवाश्म तारा होती है, क्या चीज होती है? जीवाश्म तारा होती है। क्या चीज होती है? जीवाश्म तारा होती है। इसके साथ साथ जीवाश्म तारा होती है या छोटा अंतिम रूप से श्वेत बावन की अवस्था में ही चमकते रहता है, या जीवाश्म तारा के रूप में सिंपल सी आप बात समझ सकते हैं।
इसके साथ साथ एक और होती है जो काला बावन। काला बावन, काला बावन जो होती है, जो ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ होती है, इसको हम किसे कहते हैं? श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देती है तो वह काला बावन का रूप ले लेती है, उससे छोटा तारा का अंतिम हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब श्वेत बावन चमकना बंद कर दे तो ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। ये छोटा होती है, ये तो तारों का अंतिम होते हैं, ये तारों का अंतिम या अंत हो जाता है। ब्लैक जो ड्वार्फ है या काला बावन, यहीं से तारा का अंत हो जाती है। केस 1 तो पढ़ लिए, केस 2 आप देखेंगे क्या है। केस दूसरा में क्या होता है? यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से बड़ा हो तो वह अभिनव तारा कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? वह अभिनव तारा कहलाता है। यदि लाल दानव का द्रव्यमान यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना बड़ा हो तो अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अभिनव तारा किसे कहते हैं? यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से बड़ी हो जाती है तो उसे हम लाल दानव कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? उसे हम लाल दानव कहते हैं। इसके साथ साथ अभिनव तारा किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में सुपरनोवा कहा जाता है। इसमें क्या चीज कहा जाता है? सुपरनोवा। अभिनव तारा को अभिनव तारा को क्या चीज बोली जाती है? तो सुपर नोवा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सुपर नोवा कही जाती है। इनमें कार्बन और हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? विस्फोटक तारा। अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोटक तारा कहते हैं। किसको कहते हैं? अभिनव तारा को। अभिनव तारा कहते किसको हैं? ये जरा लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, यहां से काट देता हूं, कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, लोहा जैसे भारी पदार्थ में होने लगता है, जिस कारण से विस्फोट होने लगते हैं।
जिसे विस्फोट तारा कहते, जिसे विस्फोट तारा कहते, जिसे ही विस्फोट तारा के रूप में कहा जाता है। विस्फोट के बाद में ये न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है, जिसे अभी हम जस्ट समझाए थे। न्यूट्रॉन तारा का वो रूप ले लेती है। न्यूट्रॉन तारा और पल्सर के तरह ही एक काम होती है। इसके बाद में एक ब्लैक होल, जिसे कि क्रिसन वीवर के नाम से जानते हैं, लास्ट में ब्लैक होल होती है। बहुत ही कठोर होती है ब्लैक होल। तो इसके बारे में जरा लिख लेता हूँ, न्यूट्रॉन तारा क्या होती है। न्यूट्रॉन तारा के बारे में क्या चीज लिखते हैं, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा एक्चुअल में कहते किसे है, तो न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च होता है और इसका आकार छोटा होती है। न्यूट्रॉन तारा जो होती है, जो विस्फोट के बाद बनती है। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनती है। ये घनत्व में बहुत बड़ा होती है। यह घनत्व उच्च होती है तथा बहुत ही छोटी होती है। घनत्व में ये ऊंच होती है और ये ऐसे छोटी होती है। एक होती है पल्सर। आप पल्सर जो होती है, इसको आप लिखिएगा। पल्सर क्या होती है, पल्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पल्सर जो होती है, यह तारा चमकता और बुझता रहता है, या टिमटिमाता रहता है, बुझता रहता है। इसकी उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसमें उच्च विद्युत तरंगे होती है। पल्सर जो है, जो पल्सर के बारे में आप समझते होंगे, यह तारा चमकता है और बुझता रहता है और इसके साथ साथ उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें पाई जाती है। एक होती है कवेसर। ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है, जिसे हम कवेसर या चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है इसमें। कवेसर आप कवेसर लिख सकते हैं, इस रंग से आप लिख देंगे कवेसर किसे कहते हैं, कवेसर जो होती है, जो कवेसर, ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। अंतिम अवस्था होती है, ये तारों की अंतिम अवस्था होती है। कवेसर कहलाती। ये क्या चीज कहलाती है, ये कवेसर कहलाती है। कवेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। इसका चुंबकीय क्षमता जो होती है, ऊंच होती है। क्या चीज होती है, कवेसर की जो होती है, जो ऊंच होती है। इसके साथ साथ एक और आती है, उसे ब्लैक होल कही जाती है। क्या चीज कहते हैं उसको, ब्लैक होल। BLACK, ब्लैक HOLE, ब्लैक होल। ब्लैक होल किसे कहते हैं, तो ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों की अंततः ब्लैक होल के रूप में होती है। ब्लैक होल ही
बहुत ही बड़े होते हैं, इसके साथ साथ इसका घनत्व बहुत ही अधिक होती है, उसका घनत्व बहुत ही अधिक होती है। तो इसको बारे में जरा ब्लैक होल के बारे में आप लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। ब्लैक होल किसे कहते हैं? तो ब्लैक होल जो होती है इसको हिंदी में हम कृष्ण बीवर बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? कृष्ण बीवर बोलते हैं, बीवर, कृष्ण बीवर। तो ब्लैक होल क्या होती है? इसका घनत्व अति उच्च होता है, इसके साथ साथ घनत्व अति उच्च होती है, इसका घनत्व अति उच्च होती है, इसके साथ साथ इसका प्रकाश को भी गुजरने नहीं देती है। ये जो होती है, जो प्रकाश को भी गुजरने नहीं देती है, ये प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, ये प्रकाश को भी गुजरने नहीं देती है। इसके साथ साथ यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता, इसके साथ साथ इसमें इतना ज़्यादा कठोरता होती है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। एक ब्लैक होल को अगर एक चम्मच जो हम लेंगे तो उसका जो वजन होगी, जो लगभग 10 हाथियों की वजन के बराबर में होगी ब्लैक होल। तो तारा का अंतिम रूप है जो ब्लैक होल ही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका ब्लैक होल के खोज किसने किया था? ये अक्सर क्वेश्चन ये आता है। तो ब्लैक होल की जो खोज किया था, जो किसने किया था, इस क्वेश्चन को अक्सर एग्जामिनर क्यों पूछता है ये हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन ये आप याद रखिएगा, चंद्रशेखर ने किया था इसका खोज। चंद्रशेखर, इसकी खोज चंद्रशेखर ने किया था। तो लाल दानव जो होती है, लाल दानव, यहाँ से ही सारा प्रश्न का उत्तर यहाँ से बिखरते गया। ये सब ऐसे सभी को आपको समझ में आया होगा। ब्लैक होल के 2 बातें और ही इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लिखिएगा। ब्लैक होल का 2 बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक होल जो होती है, ब्लैक होल के चुंबकीय ये क्षमता बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। ब्लैक होल के चुंबकीय क्षमता बहुत ही अधिक होती है। इसके साथ साथ इसमें श्वेत बावन और काला बावन को अपनी ओर खींचने, श्वेत बावन और काला बावन को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है, खींचने की क्षमता रखती है। अपनी ओर खींचने के ये बिल्कुल क्षमता रखती है, ये अपनी ओर खींच लेती है। अंत तारों का अंत इसी के रूप में, ब्लैक होल के रूप में ही होती है। एक आध 2 बात और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पढ़ेंगे, लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा होता जाता है और क्यों होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक चंद्रशेखर सीमा, आखिरी जस्ट हम बताएं, इस सीमा किसे कहते हैं? चंद्रशेखर ने तो ये खोज किया था ब्लैक होल के, लेकिन सीमा किसको कहते हैं? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना या 1.44 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करती है। तो ये सिंपल सी बात है। जो चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? तो ये तारों का जो सूर्य का जो द्रव्यमान था, जो 1.55 गुना से 5 गुना या 1.44 गुना से 12 होती है जाती है, इसीलिए इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसीलिए इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसके साथ साथ एक और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लाल दानव का आकार बड़ा होते जाती है। इसके साथ साथ लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ी होती है
और इसके साथ साथ एक बात और है, जो सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेता है तो अपने समीप को चारों ग्रह जला देता है। तो ये क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है, तो अगर पूछने का तो संभावना कम बनता है, लेकिन अगर पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं इसको। क्वेश्चन क्या होती है, जो सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेता है, सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेता है तो वह अपनी समीप जला देता है। सिंपल सी बात है, जब सूर्य जो होती है, जो सूर्य जब लाल दानव के अपने रूप ले लेते हैं तो अपने समीप के 4 ग्रहों को वो जला देती है। यहाँ पे अंत करेंगे। एक होती है व्हाइट होल होती है। व्हाइट होल क्या होती है, व्हाइट होल, व्हाइट होल किसको कहते हैं, तो व्हाइट होल जो होता है यह एक परिकल्पना है, यह एक परिकल्पना, यह एक क्या चीज है, तो परिकल्पना है, जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु में आ रहे हैं। तो इसको एक मैं डायग्राम बना करके फिर से इसको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयत्न करता हूं। अगर समझ में आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। क्या चीज़ है जो सबसे पहले जो बनती है, जो क्या चीज़ बनती है, तो सबसे पहले एक गैस बनती है। क्या चीज़ बनती है, एक गैस बनती है जिसे हम विरल गैस के रूप में कहते हैं। विरल गैस, ये विरल गैस है। इससे ही निहारिका बनती है। इससे आगे क्या बनती है, तो निहारिका बनती है। निहारिका बनती है। निहारिका बनती है जिसे हम नेबुला कहते हैं। निहारिका के आगे जब जाएंगे तो हमको तारा बनेगा। क्या चीज बनेगा, तारा की निर्माण होगी। तारा जो होगी एक छोटा होगी, एक बड़ा होगी। 12 तारा जो होगी, 12 तारा जो होती है, जो 12 तारा में 12 तारा में ही न्यूट्रॉन का निर्माण होती है। न्यूट्रॉन और ब्लैक होल, BLACKHOLE, ब्लैक होल का निर्माण इसी में होती है। जब न्यूट्रॉन होती है तो इसी में पल्सर का निर्माण होती है। पल्सर के बाद में, पल्सर के साथ साथ कवेसर का निर्माण होती है, जो अभी जस्ट हम बताएं। इसके साथ साथ जब ऊपर बढ़ेंगे तो ये एक छोटा तारा का निर्माण होगी। छोटा तारा का निर्माण होगी जिसे कि हम श्वेत वामन के रूप में कहते हैं। वामन, श्वेत वामन के से ही लाल वामन बनता है, वामन बनती है। लाल दानव के आगे जाएंगे तो ये चंद्रशेखर सीमा जस्ट हम बताए थे। चंद्रशेखर चंद्रशेखर सीमा यानी 1.44 गुना होती है, या उसे 1.5 गुना भी कहते हैं। तो इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए, ये
ये जो गुना होती है जो सूर्य की गुना होती है, सन मतलब सूर्य के इतना बड़ा गुना होती है। तो इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं टोटली। यहाँ पे देखते हैं तो लिखे हैं क्या चीज़, खगोल विज्ञान लिखे हैं। क्या चीज़ लिखे हैं, खगोल विज्ञान किसे कहते हैं, और खगोल विज्ञान को एस्ट्रोनॉमी कही जाती है। एस्ट्रोनॉमी जो होती है जो खगोल की हिंदी में बोली जाती है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड जो होती है जो आकाश में जितने भी अदृश्य आकाशीय पिंड दिखाई देती है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक अगर किसी चीज़ का संख्या होती है तो वो तारा का होती है, इसको गिना नहीं जा सकता, अनगिनत होती है। तारा किसे कहते हैं, वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश दोनों हो तो उसे हम तारा कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आकाशीय पिंड, ऐसा ना जो पृथ्वी पर लाके उसमें सूर्य उष्मा और प्रकाश दोनों होगा तो उसको आप तारा बोल दीजिएगा, बिल्कुल नहीं होगी। आकाश में होनी चाहिए आकाशीय पिंड, तो उसे हम कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं डायग्राम बना के ये समझाए थे, इस डायग्राम को मैं डिटेल से नीचे में समझाया हूँ, वो ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये पूरा डिटेल दिए हुए हैं वहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे जो है जो बीरल गैस है, ये बीरल गैस के आगे जब ये बीरल गैस आगे बढ़ती है तो नेबुला की निर्माण होती है, नेबुला से ही तारा का निर्माण होती है, इसका संस्थान और प्लाज्मा के अवस्था में पाई जाती है। और लाल तारा जो होती है जो लाल दानव के रूप में आगे बढ़ती है तो लाल दानव ले लेती है। लाल दानव से छोटा तारा और बड़ा तारा दोनों होती है। छोटा तारा जो होती है जिसे श्वेत वामन और लाल वामन के रूप में जानते हैं, जबकि बारह तारा जो होती है जिसे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बाद में ब्लैक होल के रूप में आती है। तारा का अंतिम रूप ही ब्लैक होल है और न्यूट्रॉन के तौर पे आते हैं तो उसी में पल्सर होते हैं या कवेसर होते हैं, दोनों चीज़ हम बताए हुए हैं, आगे इसको मैं डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे देखिए दहन की प्रक्रिया होती है, दहन की प्रक्रिया के बाद ही तारा का निर्माण होती है। तारा का रंग इसके पृष्ठीय तनाव पर निर्भर करते हैं। तारा 3 प्रकार की होती है, लाल रंग होती है, उसके बाद में सफ़ेद रंग होते हैं, इसके साथ साथ नीला रंग होते हैं, 3 रकम की होती है। तो लाल रंग किसको कहते हैं, तो लाल रंग जो होती है एक सेकंड, जरा मैं एक अथी ले रहा हूँ। लाल जो रंग होती है जो हमारा क्या चीज़ पर निर्भर करता है लाल रंग, तो लाल रंग के निम्न ताप होती है जबकि 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। इसके साथ साथ सफ़ेद रंग होती है, सफ़ेद रंग जो होती है जो मध्य ताप पर निर्भर करती है। एक नीला रंग होती है जो उच्च ताप पर निर्भर करती है, ये उच्च ताप पर होती है, सिंपल सी बात ये है। इसके साथ साथ जो होती है जो तारों का भविष्यवाणी उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जितना द्रव्यमान है उसी पर निर्भर करती है जो वो क्या चीज़ होंगे। इसके साथ साथ लाल दानव क्या होती है, जब तारा सूर्य के ईंधन समाप्त कर देता है तो वह लाल दानव के रूप ले लेता है। जब सूर्य के तारा जो होती है सूर्य का ईंधन को समाप्त कर देती है तो वो क्या चीज़ का लेती है, लाल दानव का रूप ले लेती है। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा होती है, क्या चीज़ होती है, बहुत ही बड़ा होती है। केस 1 में अगर इसमें 2 केस लिए हैं, एक केस को देखते हैं। एक केस क्या है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हो तो वह श्वेत वामन कहलाता है। क्या चीज़ कहलाती है, वह श्वेत वामन कहलाती है। अगर छोटा हो तो श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ के रूप में जानी जाती है या लिखी जाती है इंग्लिश में। जीवाश्म ईंधन तारा है, तारा क्या है, तो श्वेत वामन जो है जो जीवाश्म ईंधन का तारा होती है। काला वामन एक होती है ब्लैक ड्वार्फ, इसे श्वेत वामन के रूप में चमकना बंद कर देती है तो वो ब्लैक ड्वार्फ कहलाती है। इसे तारों का अंतिम हो जाना या ब्लैक होल को ही तारा के अंतिम हो जाना ही कहलाती है। केस 2 क्या है, यदि लाल दानव का आकार या द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से बड़ा हो जाती है तो उसे अभिनव तारा कहते हैं। इसे ही सुपरनोवा के रूप में जानी जाती है। अभिनव तारा क्या होती है, अभिनव तारा जो होती है जो सुपरनोवा कहा जाता है, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ और लोहा जैसे भारी पदार्थ का
परिवर्तन होते रहता है, जिसके कारण से इसको विस्फोट होना तय हो जाता है। इसी विस्फोट के इसे ही विस्फोट तारा के नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ न्यूट्रॉन क्या होती है? न्यूट्रॉन क्या होती है? तो न्यूट्रॉन की तारा होती है जिसे विस्फोट के बाद बनती है। यह घनत्व उच्च छोटी होती है तथा बहुत ही छोटी होती है। इसका घनत्व उच्च होती है तथा ये छोटी होती है। पल्सर क्या होती है? पल्सर क्या होती है? पल्सर जो होती है, जो किसे कहते हैं? यह तारा चमकता और बुझता रहता है। उच्च संख्या में बहुत चुंबकीय तरंग होती है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत ही अधिक होती है। तो ये बुझता है, उगता है, बुझता है, इसे टिमटिमाती तारा कहते हैं। क्वेसर क्या है? क्वेसर ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है जिसे क्वेसर कहलाती है। चुंबकीय क्षमता उच्च होती है क्वेसर की चुंबकीय क्षमता उच्च होती है। ब्लैक होल क्या होती है? तो ब्लैक होल की घनत्व अंतिम अति उच्च होती है और प्रकाश को भी गुजरने नहीं देती है, जिसे हम कृष्ण वीवर के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण वीवर जो है, जो किसने दिया था? तो चंद्रशेखर ने दिया था। उसके बाद में थोड़ा सा लाल दानव के बारे में पढ़ता हूँ। और लाल दानव या ब्लैक होल है, चुंबकीय क्षमता बहुत ही अधिक होती है, जिससे कि श्वेत वामन या काला वामन को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। इसे 1.5 गुना या राइट अगर देखा जाए तो 1.44 गुना होती है। सूर्य से इतना बड़ा गुना होती है। सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेती है तो वह अपने समीप चारों ओर यानी कि 4 ग्रह या चारों ओर के ग्रह को जला देती है। तो इसे ही लाल दानव कहते हैं। व्हाइट होल क्या होती है? यह एक परिकल्पना है जिसमें कि यह मान लिया जाता है कि एक ही बिंदु में ही सभी प्रकार की प्रकाशें आती है या रहती है। इसके बाद में एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम से आप समझने के प्रयत्न कीजिएगा। डायग्राम है, ये डायग्राम में क्या दिया हुआ है? जो बीरल गैस होती है, बीरल गैस के अभिक्रिया से आगे बढ़ती है क्या चीज? निहारिका, जिसे नेबुला कही जाती है। नेबुला के आगे जो जाएगी तो नेबुला जाएगी आगे तो तारा का निर्माण होगी। तारा होगी, 2 तरह की होगी, एक बड़ा तारा, एक छोटा तारा। बड़ा तारा से ही न्यूट्रॉन बनती है, पल्सर क्वेसर इसी में बनती है। ब्लैक होल बड़ा तारा से बनती है। और छोटा तारा से क्या जी बनते हैं? श्वेत वामन और लाल दानव। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? तो चंद्रशेखर सीमा जो होती है, जो 1.55 गुना होती है, या राइट देखा जाए तो 1.44 गुना से बड़ी होती है। किससे होती है? तो सन यानी कि सूर्य से इतना बड़ा यह होती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कैसा लगा आज का क्लास हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।